उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती, जहां गंगा की लहरें अनंत कहानियां सुनाती हैं और आम के बागों में पुरानी लोक कथाएं फुसफुसाती हैं। 2002 की गर्मियों में एक भयानक रहस्य की चपेट में आई। एक ऐसा साया जो दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के सन्नाटे में जन्म लेता था। इसे मुंहनोचवा कहते थे, मुंह नोचने वाला। ये नाम सुनते ही गांवों में सांसें थम जाती थी। बच्चे मां की गोद में छिप जाते और बूढ़े चुपके से तुलसी के पौधे को छू लेते। 2002 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों में एक प्राणी की दहशत फैली, जो अंधेरे में हमला करता, चेहरों को खरोंचता और पलक झपकते गायब हो जाता। क्या ये कोई एलियन था जो सितारों से उतरा? कोई श्रापित आत्मा जो गांव के पुराने पापों से जागी? या विज्ञान की कोई भयानक गलती? ये उत्तर प्रदेश की सबसे डरावनी कहानी है, जो सत्य और डर के बीच झूलती है। तो लाइटें बंद करें, दरवाजे बंद करें और इस मुंहनोचवा रहस्य की भयानक यात्रा में हमारे साथ चलें। चंदीपुर गांव सरयू नदी के किनारे बसा एक छोटा सा ठिकाना, जहां दिन की शुरुआत मंदिर की घंटियों और बैलगाड़ियों की खटपट से होती थी। गांव की औरतें कुएं पर पानी भरते हुए हंसती और बच्चे धूल भरी गलियों में गिल्ली डंडा खेलते। मगर रात होते ही चंदीपुर सन्नाटे की चादर ओढ़ लेता। तेल के दिए मध्यम जलते और हवा में पीपल के पत्तों की सरसराहट गूंजती। 12 जून 2002 की रात ऐसी ही थी, मगर हवा में कुछ अलग था। एक भारीपन, जैसे कोई अनहोनी दस्तक देने वाली हो। रामू चाचा, गांव का कहानीबाज, अपनी मिट्टी की झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठा था। उसकी बीड़ी की लाल चमक अंधेरे में टिमटिमा रही थी और बच्चे उसके चारों ओर गोला बनाकर बैठे थे। बस आज के लिए इतना ही, उसने अपनी भारी आवाज में कहा। रात गहरी हो रही है, घर जाओ और पीछे मत देखना। बच्चे हंसते खिलखिलाते तितर बितर हो गए, मगर 14 साल का अनिल रुक गया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, वही जिज्ञासा जो उसे पुराने रेडियो खोलने या जंगल में छिपे खजाने की तलाश में ले जाती थी। चाचा, क्या खेतों में वो चीज सचमुच है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। वो जो चेहरों को नोचती है? रामू चाचा की आंखें सिकुड़ गई। उसका नाम मत ले, अनिल, उन्होंने चेतावनी दी। शब्दों में ताकत होती है, वे चीजों को बुलाते हैं। अनिल को भगा दिया गया, मगर उसका सवाल हवा में लटक गया, जैसे कोई श्राप। अनिल अकेला घर की ओर चल पड़ा, हाथ में मिट्टी के तेल का लालटेन लिए। गांव की गलियां अंधेरे में डूबी थी और हर छाया उसे डरावनी लग रही थी। जब वो बाजार के किनारे वाले पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, एक अजीब सी आवाज ने उसे रोक दिया, जैसे कोई मशीन चीख रही हो, मगर उसमें कुछ जीवित सा था। अनिल ने लालटेन ऊपर उठाई, उसकी रोशनी कांप रही थी। आवाज तेज हुई, करीब आई और फिर खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती थी। कौन है? अनिल ने पुकारा। उसकी आवाज टूट रही थी। कोई जवाब नहीं। बरगद की शाखाएं हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें छू रही हो। तभी एक चमक, लाल, चटक, जैसे जलता कोयला, पेड़ की छाया में झिलमिलाई। अनिल का दिल जोर जोर से धड़का। मां, वो चीखा और दौड़ पड़ा। लालटेन हवा में उछल रही थी, उसकी रोशनी पथरीली राह पर नाच रही थी। भिन भिन भिन, वो आवाज फिर शुरू हुई, अब ठीक उसके पीछे। अनिल ने पीछे नहीं देखा, मगर वो महसूस कर सकता था, कुछ ठंडा, कुछ गलत उसके पीछे मंडरा रहा था। उसका घर बस कुछ गज दूर था। मां, दरवाजा खोलो, उसने चीख कर दरवाजा पीटा। उसकी मां सरोज ने दरवाजा खोला, चेहरा चिंता से भरा। क्या हुआ अनिल? इतनी रात को चिल्ला क्यों रहा है? वो चीज बरगद के पास, अनिल हाफते हुए बोला। लाल आंखें, वो आवाज। उसने मेरा पीछा किया। सरोज ने उसे शांत करने की कोशिश की,
मगर उनकी आंखों में डर था। गांव में पहले भी अफवाहें थी। रात में अजीब रोशनी, खेतों में भिन भनाहट, मगर अनिल की बात ने उनके दिल में बेचैनी जगा दी। उस रात चंदीपुर में नींद गायब थी। सुबह होते ही अनिल की कहानी गांव में आग की तरह फैली। लोग अपने घरों के बाहर जमा हुए, फुसफुसाते हुए। रामू चाचा चुप थे। मैंने कहा था, उन्होंने आखिरकार बोला, उसका नाम मत लो। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मोहनोचवा का डर चंदीपुर में जाग चुका था, और ये सिर्फ शुरुआत थी। चंदीपुर गांव में सूरज निकला, मगर उसकी रोशनी डर को नहीं मिटा सकी। अनिल की रात वाली कहानी हर घर तक पहुंच चुकी थी। लोग अपने आंगनों में जमा थे, फुसफुसाते हुए, जैसे जोर से बोलने से मोहनोचवा फिर जाग जाए। कुएं पर औरतें पानी भर रही थी, मगर उनकी हंसी गायब थी। बच्चे खेलने की बजाय मांओं के पास दुबके थे। हवा में एक अजीब सा खौफ तैर रहा था, जैसे कोई अनदेखी आंखें गांव को घूर रही हों। रामू चाचा अपनी चारपाई पर बैठे थे। बीड़ी का धुआं हवा में घुल रहा था। मैंने मना किया था। वे बुदबुदाए। उनकी आंखें दूर खेतों की ओर टिकी थी। अब वो आ गया है। गांव के मुखिया ठाकुर साहब ने लोगों को इकट्ठा किया। ये सब अफवाह है, उन्होंने गरजते हुए कहा। कोई भूतवूत नहीं है, शायद कोई जंगली जानवर है। आज रात हम चौकीदार रखेंगे। मगर उनकी आवाज में वो दम नहीं था जो पहले हुआ करता था। अनिल अपने घर के बाहर बैठा था। उसकी आंखें लाल थी। रात की दहशत अभी भी उसके दिमाग में नाच रही थी। उसकी मां सरोज ने उसे डांटा, कहा फिर से भटकने की सोच रहा है, घर में रह। मगर अनिल का दिमाग रुकने वाला नहीं था। वो जानना चाहता था कि बरगद के पेड़ के पास क्या था। क्या वो लाल चमक वाकई मोहनोचवा थी, या उसकी आंखों का धोखा? दोपहर में अनिल चुपके से अपने दोस्त रमेश के पास गया। रमेश गांव का सबसे नटखट लड़का, हमेशा अनिल के साथ मस्ती करता था। चल, बरगद के पास चलते हैं, अनिल ने फुसफुसाया। रमेश हंसा। पागल हो गया है? रात को तू भागता हुआ आया और अब दिन में जाना चाहता है? मगर अनिल की जिद के आगे वो हार गया। दोनों लड़के हाथ में एक लाठी और हिम्मत जुटाकर बरगद की ओर चल पड़े। बरगद का पेड़ गांव के किनारे खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में सांपों की तरह फैली थी। दिन की रोशनी में भी वो डरावना लगता था। अनिल ने पेड़ के नीचे की मिट्टी को गौर से देखा। देख, यहां, उसने पुकारा। जमीन पर कुछ अजीब निशान थे, गहरे, पंजों जैसे, जैसे किसी ने पत्थर को खरोंच दिया हो। रमेश की हंसी गायब हो गई। ये क्या है? उसने कांपते हुए पूछा। तभी एक तेज भिन 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 की आवाज हवा में गूंजी। दोनों लड़के पलटे, मगर कुछ नहीं दिखा। आवाज फिर रुक गई, मगर हवा अब ठंडी हो चुकी थी। चल, भाग, रमेश चीखा, मगर अनिल रुका। उसने पेड़ की एक शाखा के पीछे कुछ देखा। एक छोटा सा चमकदार टुकड़ा, जैसे कोई धातु। वह झुककर उसे उठाने गया, मगर तभी जमीन हिली। नहीं, ये भूकंप नहीं था, ये कुछ और था। एक छाया, तेज और धुंधली, पेड़ की शाखाओं के बीच से गुजरी। खट खट खट, जैसे नाखून पत्थर पर खुरच रहे हों। अनिल का लालटेन जमीन पर गिर गया और वो पीछे हट गया। रमेश, भाग! इस बार अनिल भी चीखा। दोनों लड़के गांव की ओर दौड़े। उनके पीछे वो भिन भनाहट फिर शुरू हो गई। जब वे अपने आंगन में पहुंचे तो हाफ रहे थे। क्या हुआ? सरोज ने पूछा, अनिल को पकड़कर। तुम दोनों फिर से शैतानी कर रहे थे? मां, वो चीज, वो बरगद के पास थी, अनिल हाफते हुए बोला। हमने निशान देखे और वो आवाज। सरोज का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत ठाकुर साहब को बुलाया। उस रात गांव में चौकीदार तैनात किए गए। लोग अपने घरों में बंद थे, दरवाजों पर ताले और खिड़कियों पर मोटे पर्दे। मगर मोहनोचवा को रोकना आसान नहीं था। आधी रात को
एक चीख ने सन्नाटा तोड़ा। ये हरिया की थी, एक किसान जो गांव के किनारे रहता था। जब लोग उसकी झोपड़ी में पहुंचे तो उसे खाट पर पाया। उसका चेहरा खून से लथपथ, गहरे खरोंचों से भरा। वो जिंदा था, मगर उसकी आंखें खाली थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया जो इंसान के लिए नहीं था। मुहनोचवा, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखें लाल। वो उड़ता है। गांव में दहशत फैल गई। लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे। ठाकुर साहब ने चिल्लाकर कहा, शांत रहो, हम इसे पकड़ लेंगे। मगर उनकी आवाज डर से कांप रही थी। अनिल अपने घर के कोने में बैठा उस धातु के टुकड़े को देख रहा था जो उसने बरगद के पास से उठाया था। यह कोई साधारण धातु नहीं थी। ये चिकनी थी, ठंडी, और उस पर अजीब से निशान थे, जैसे कोई अनजानी भाषा। ये क्या है? उसने खुद से पूछा। क्या ये मुहनोचवा का सबूत था या कुछ और, कुछ बड़ा? अनिल को नहीं पता था कि उसकी जिज्ञासा उसे कहां ले जाएगी, मगर वो जानता था ये डर अभी शुरू हुआ था। चंदीपुर गांव अब वही नहीं रहा। हरिया के चेहरे पर खरोंचों ने गांव वालों के दिल में डर की जड़ें जमा दी थी। दिन में भी लोग घरों से कम निकलते। कुएं पर औरतें चुपचाप पानी भरती और बच्चे खेलना भूल गए। मंदिर में पुजारी दिन रात हवन करता, मगर धुएं की गंध भी उस भय को नहीं मिटा पा रही थी। मुहनोचवा का नाम हर ज़बान पर था, मगर कोई उसे जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अनिल अपने घर के आंगन में बैठा था, उस धातु के टुकड़े को बार बार उलट पलट रहा था। वो चिकना था, ठंडा, और उस पर अजीब निशान थे, जैसे कोई प्राचीन लिपि। ये क्या है? वो बुदबुदाया। उसकी मां सरोज ने उसे देखा और डांटा, ये क्या जादू टोना ले आया? फेंक दे इसे। मगर अनिल ने उसे अपनी जेब में छिपा लिया। वो जानता था ये टुकड़ा मुहनोचवा का राज खोल सकता है। शाम ढल रही थी और गांव में सन्नाटा पसर गया। ठाकुर साहब ने और चौकीदार तैनात किए, जिनके हाथ में मशालें और लाठियां थी। मगर अनिल का मन बेचैन था। उसने रमेश को फिर बुलाया। चल, हमें कुछ करना होगा, उसने कहा। रमेश ने मना किया। पागल है तू? हरिया का चेहरा देखा है? वो चीज मजाक नहीं है। मगर अनिल की जिद के आगे वो फिर हार गया। दोनों ने फैसला किया कि वे बरगद के पेड़ के पास रात को छिप कर देखेंगे। रात के 11 बजे दोनों लड़के चुपके से घर से निकले। अनिल के हाथ में लालटेन थी और रमेश ने एक पुराना तलवार सा हथियार उठा लिया था, जो उसके बापू की अलमारी में धूल खा रहा था। बरगद का पेड़ अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। उसकी शाखाएं हवा में लहरा रही थी, जैसे कोई भूत नाच रहा हो। दोनों झाड़ियों में छिप गए, सांसें रोककर। कुछ देर तक सब शांत था। फिर वही आवाज, भिन भिन भिन, धीमी मगर करीब। अनिल की धड़कन तेज हो गई। उसने रमेश का हाथ पकड़ा, जो कांप रहा था। तभी बरगद की शाखाओं में हलचल हुई। एक छाया, तेज और धुंधली, पेड़ के ऊपर से गुजरी। उसकी आंखें लाल, चमकती जैसे 2 जलते अंगारे। खट खट खट, नाखूनों की खुरचने वाली आवाज। अनिल ने लालटेन बुझा दी और दोनों जमीन से सट गए। छाया रुकी। वो हवा में तैर रही थी, जैसे कोई पक्षी, मगर उसका आकार इंसानी था। उसकी भिन भनाहट अब तेज थी, जैसे सैकड़ों मक्खियां एक साथ उड़ रही हों। अनिल ने देखा, उसके हाथों में कुछ चमक रहा था, जैसे धातु की पंजे। रमेश ने फुसफुसाया, ये क्या है? मगर उसकी आवाज छाया तक पहुंच गई। लाल आंखें उनकी ओर मुड़ी। भिन भिन भिन। आवाज अब इतनी तेज थी कि कानों में दर्द होने लगा। भाग! अनिल चीखा। दोनों झाड़ियों से निकलकर दौड़े। छाया उनके पीछे थी। उसकी भिन भनाहट हवा को चीर रही थी। अनिल ने पीछे मुड़कर देखा। वो करीब था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। तभी
गांव की ओर से एक मशाल की रोशनी दिखी। चौकीदारों की आवाजें गूंजी, रुक, हरामी। छाया रुक गई और एक पल में वो बरगद की शाखाओं में गायब हो गई। अनिल और रमेश हाफते हुए गांव पहुंचे। चौकीदारों ने उन्हें पकड़ लिया। क्या कर रहे थे, हरामजादे? एक चौकीदार ने गुस्से में पूछा। अनिल ने हाफते हुए कहा, हमने उसे देखा। मुंह नोचवा, वो उड़ता है, उसकी आंखें लाल है। चौकीदारों का चेहरा सफेद पड़ गया। वे जानते थे ये कोई जानवर नहीं था। उस रात गांव में फिर से चीखें गूंजी। इस बार चौकीदारों में से एक, मंगलू, अपनी मशाल के साथ गायब हो गया। सुबह उसकी लाश खेतों में मिली। चेहरा खरोंचों से भरा, आंखें खाली और हाथ में एक अजीब धातु का टुकड़ा, ठीक वैसा ही जैसा अनिल के पास था। गांव में अब डर नहीं, आतंक था। लोग चिल्ला रहे थे, ये शैतान है, ये हमें खत्म कर देगा। अनिल अपनी जेब में उस धातु को महसूस कर रहा था। उसे यकीन था ये टुकड़ा जवाब था। मगर जवाब क्या था? क्या ये कोई मशीन थी, कोई प्राणी, या कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था? चंदीपुर अब जागता नहीं था। गांव के लोग रात को सोते नहीं, दिन में बोलते नहीं। हरिया और मंगलू की हालत ने सबके होश उड़ा दिए थे। ठाकुर साहब का रौब अब बेकार था। लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए, चिल्लाते हुए, हमें जवाब चाहिए। ये क्या शैतान है? कुछ ने कहा कि ये पुराने जमींदार की हवेली का श्राप है जो गांव के किनारे खंडहर बनकर खड़ी थी। कुछ ने कहा कि ये आसमान से आया कोई दानव है, मगर जवाब किसी के पास नहीं था। मंदिर के पुजारी ने गांव में हवन का आयोजन किया। धुआं आसमान में उठ रहा था और मंत्रों की गूंज गांव की गलियों में फैल रही थी। मगर अनिल का मन मंदिर में नहीं था। वो रमेश के साथ गांव के स्कूल की छत पर बैठा था, जहां से पुरानी हवेली दिखती थी। सोच, अगर ये हवेली से आ रहा हो? अनिल ने कहा, वहां कोई नहीं जाता, शायद वहां कोई राज छिपा है। रमेश ने सिर हिलाया, तू सचमुच पागल है, वो जगह शापित है। मेरी दादी कहती थी कि वहां रात को रोने की आवाजें आती हैं। मगर अनिल के दिमाग में एक योजना बन रही थी। उसने फैसला किया वो हवेली में जाएगा। उस रात गांव में हवन चल रहा था। लोग मंत्रों में डूबे थे, मगर अनिल चुपके से निकल गया। उसके पास उसकी लालटेन, एक लाठी और वो धातु का टुकड़ा था। हवेली गांव से आधा किलोमीटर दूर थी, जंगल के बीच। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। हवेली की दीवारें टूटी थी और खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। खट खट खट, कहीं से खुरचने की आवाज आई। अनिल का दिल धड़क रहा था, मगर वो रुका नहीं। हवेली के दरवाजे पर एक ताला लटक रहा था, मगर वो टूटा हुआ था। अनिल ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर धूल और सड़ांध की गंध थी। उसकी लालटेन की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी, जहां पुराने चित्र लटक रहे थे। तभी एक आवाज, भिन भिन भिन। अनिल पलटा, मगर कुछ नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। हवेली के तहखाने की सीढ़ियां दिखी। वो नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ भिन भनाहट तेज हो रही थी। तहखाने में एक पुराना कमरा था, जिसके बीच में एक अजीब मशीन खड़ी थी, धातु की, चमकती, और उस पर वही निशान जो अनिल के टुकड़े पर थे। मशीन से हल्की भिन भनाहट आ रही थी और उसके पास एक लाल चमक थी। अनिल ने मशीन को छूने की कोशिश की, मगर तभी खट खट खट, एक छाया तहखाने की दीवार पर उभरी। लाल आंखें, धातु के पंजे और वो भयानक भिन भनाहट। अनिल चीखा और पीछे हट गया। छाया उसकी ओर बढ़ी और फिर अंधेरा। उसकी लालटेन बुझ गई। अनिल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवेली के तहखाने में अंधेरा इतना गहरा था कि उसकी सांसें भी भारी लग रही थी। उसकी लालटेन बुझ चुकी थी और वो भिन भनाहट अब उसके कानों में गूंज रही थी। भिन भिन भिन। लाल आंखें,
जो तहखाने की छाया में चमक रही थी, अब करीब आ रही थी। अनिल ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसका पैर किसी ठंडी धातु जैसी चीज से टकराया। वो मशीन थी जो तहखाने के बीच में खड़ी थी। कोई है? अनिल की आवाज कांप रही थी, मगर जवाब में केवल वही खुरचने की आवाज आई, खट खट खट। तभी मशीन से एक तेज लाल चमक फूटी और तहखाना रोशनी से भर गया। अनिल की आंखें चौंधिया गई। उसने देखा, वो छाया अब ठीक उसके सामने थी। ये कोई इंसान नहीं था। उसका शरीर धातु और मांस का अजीब मिश्रण था, जैसे कोई मशीन जीवित हो गई हो। उसके पंजे चमक रहे थे और लाल आंखें अनिल को घूर रही थी। भिन भिन भिन, उसकी भिन भनाहट अब इतनी तेज थी कि अनिल के दिमाग में दर्द होने लगा। अनिल ने अपनी जेब से वो धातु का टुकड़ा निकाला और उसे छाया की ओर फेंका। रह ले, वो चीखा। टुकड़ा छाया से टकराया और एक पल के लिए भिन भनाहट रुक गई। छाया पीछे हटी, जैसे उसे दर्द हुआ हो। मशीन से एक तेज चिंगारी निकली और वो फिर से अंधेरे में गायब हो गई। अनिल ने मौका देखकर तहखाने की सीढ़ियां चढ़ी और हवेली से बाहर भागा। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। अनिल हाफते हुए गांव की ओर दौड़ा, मगर उसका दिमाग उसी मशीन पर अटक गया था। वो क्या था? वो सोच रहा था, क्या ये कोई पुरानी मशीन थी जो जमींदार ने छिपाई थी, या कुछ और, कुछ जो इस दुनिया का नहीं था? अनिल को जवाब चाहिए थे, मगर वो जानता था ये खोज उसे मौत के करीब ले जा रही थी। सुबह अनिल ने रमेश को सब बताया। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। तू हवेली में गया? अकेला? पागल है तू, उसने कहा। अब क्या? वो चीज तुझे मार देगी। अनिल ने उसे शांत किया। हमें किसी को बताना होगा, उसने कहा, कोई ऐसा जो समझ सके। दोनों ने फैसला किया कि वे गांव के स्कूल मास्टर पंडित जी से मिलेंगे। पंडित जी को पुरानी किताबों और विज्ञान का शौक था। शायद वे कुछ समझ पाए। पंडित जी अपनी छोटी सी लाइब्रेरी में बैठे थे जब अनिल और रमेश उनके पास पहुंचे। अनिल ने पूरी कहानी सुनाई। बरगद का पेड़, धातु का टुकड़ा, हवेली और वो मशीन। पंडित जी ने गौर से सुना, फिर चुपके से उस धातु के टुकड़े को देखा। ये कोई साधारण धातु नहीं है, उन्होंने कहा। यह किसी उन्नत तकनीक का हिस्सा लगता है। मगर यहां चंदीपुर में उनकी आंखों में चिंता थी। पंडित जी, क्या ये कोई एलियन है? रमेश ने डरते हुए पूछा। पंडित जी हंसे, मगर उनकी हंसी खोखली थी। एलियन? शायद, या शायद कुछ और। मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है, जमींदार की हवेली में कोई गुप्त प्रयोगशाला थी। कुछ कहते हैं उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर कुछ बनाया था, कुछ खतरनाक। अनिल की आंखें चमक उठीं। तो वो मशीन, वो मुंहनोचवा हो सकती है? पंडित जी ने सिर हिलाया। हमें और सबूत चाहिए, मगर सावधान रहो अनिल, ये चीज जो भी है, ये इंसानों को नहीं छोड़ती। उस रात गांव में फिर से हवन हुआ, मगर हवन की आग बुझने से पहले एक और चीख गूंजी। इस बार गांव की बूढ़ी मालती थी। उसका चेहरा खरोंचों से भरा था और वो बड़बड़ा रही थी। वो उड़ता है, वो देखता है, वो सबको देखता है। गांव में अब कोई सुरक्षित नहीं था। चंदीपुर का डर अब गांव की सीमाओं को पार कर रहा था। मालती की हालत ने पास के गांवों में भी हलचल मचा दी। खबरें फैलने लगी। मुंहनोचवा सिर्फ चंदीपुर तक सीमित नहीं था। पड़ोस के गांवों में भी रात को अजीब रोशनी देखी गई थी और कुछ लोगों ने भिन भनाहट सुनी थी। अखबारों में छोटी छोटी खबरें छपने लगी। रहस्यमयी प्राणी का आतंक और उत्तर प्रदेश में भूतिया हमले, मगर कोई ठोस जवाब नहीं था। अनिल और रमेश अब पंडित जी के साथ मिलकर काम कर रहे थे। पंडित जी ने अपनी पुरानी किताबें खंगाली। एक किताब में जमींदार के समय का जिक्र था। यहां लिखा है, पंडित जी ने पढ़ा, जमींदार ने 1940 में
एक गुप्त प्रयोगशाला बनाई थी। अंग्रेज वैज्ञानिकों के साथ मिलकर वे कुछ बना रहे थे, एक ऐसी मशीन जो जासूसी कर सके। मगर प्रयोग असफल रहा और हवेली बंद कर दी गई। अनिल ने पूछा, तो क्या मोहनोचवा उसी मशीन का हिस्सा है? शायद, पंडित जी ने कहा, मगर ये धातु, ये उस जमाने की नहीं, ये कुछ और है। उन्होंने अनिल को चेतावनी दी, इसे किसी को मत दिखाना। अगर गलत हाथों में गया तो मुसीबत और बढ़ेगी। उसी दिन गांव में एक नया चेहरा आया, एक आदमी जिसने खुद को डॉक्टर विश्वास बताया। वो शहर से आया था, साफ सुथरे कपड़ों में, और उसके पास एक बड़ा बैग था जिसमें अजीब से यंत्र थे। उसने ठाकुर साहब से मुलाकात की और कहा, मैं एक वैज्ञानिक हूं, इन हमलों की जांच करने आया हूं। गांव वालों को उस पर भरोसा नहीं था। शहर का बाबू क्या जानेगा हमारे डर को? रामू चाचा ने ताना मारा, मगर अनिल को डॉक्टर विश्वास पर भरोसा हुआ। उसने चुपके से पंडित जी और रमेश के साथ मिलकर डॉक्टर विश्वास से मुलाकात की। सर, हमें कुछ पता है, अनिल ने कहा। उसने धातु का टुकड़ा दिखाया। डॉक्टर विश्वास की आंखें चौड़ी हो गई। ये असंभव है, उन्होंने कहा। यह धातु पृथ्वी की नहीं है, यह किसी उन्नत तकनीक का हिस्सा है। तो क्या ये एलियन है? रमेश ने फिर पूछा। डॉक्टर विश्वास ने सिर हिलाया। एलियन, मशीन या दोनों का मिश्रण? मुझे और जांच करनी होगी, मगर यह खतरनाक है। तुम लोग इससे दूर रहो। मगर अनिल दूर रहने वाला नहीं था। उस रात वो फिर हवेली जाने की योजना बनाने लगा। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, गांव में एक और हमला हुआ। इस बार स्कूल की छत पर, जहां अनिल और रमेश बैठते थे। पीड़ित कोई और नहीं, बल्कि रमेश का बड़ा भाई छोटू था। उसका चेहरा खरोंचों से भरा था और वो बड़बड़ा रहा था, वो मशीन, वो जाग गई है। गांव अब टूटने की कगार पर था। उस रात अनिल और रमेश फिर हवेली की ओर गए। अनिल के पास उसकी लालटेन और एक पुराना हथौड़ा था जो उसने अपने बापू की दुकान से लिया था। रमेश ने कहा, अगर हम मर गए तो तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अनिल हंसा, मगर उसकी हंसी में डर था। हवेली के तहखाने में मशीन अब भी चमक रही थी, मगर उसकी भिन भनाहट कमजोर थी। अनिल ने हथौड़ा उठाया और मशीन पर वार किया। धड़ाम, मशीन से चिंगारियां निकली और तहखाना फिर हिलने लगा। भिन 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 मोहनोचवा की छाया फिर उभरी। इस बार उसकी आंखें और तेज चमक रही थी। तूने मेरे घर को छुआ, जैसे उसकी आवाज हवा में गूंजी। अनिल ने फिर हथौड़ा चलाया, मगर मोहनोचवा ने उसे पकड़ लिया। उसके धातु के पंजे अनिल की गर्दन के पास थे। रमेश चीखा और अपनी लाठी से मोहनोचवा पर वार किया। छाया पीछे हटी और अनिल ने आखिरी बार हथौड़ा चलाया। मशीन टूट गई और एक तेज विस्फोट हुआ। तहखाना धुएं और आग से भर गया। हवेली के तहखाने में विस्फोट के बाद अनिल और रमेश धुएं और धूल के बीच खांसते हुए बाहर की ओर भागे। उनकी आंखें जल रही थी और अनिल की बाह से खून रिस रहा था, जहां मोहनोचवा के पंजे ने उसे खरोंचा था। बाहर रात का सन्नाटा टूट चुका था। आसमान में वो लाल चमक अब फीकी पड़ रही थी, लेकिन भिन 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 की भयानक भिन भनाहट अभी भी हवा में गूंज रही थी, जैसे कोई घायल शिकारी अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। क्या हमने इसे रोक लिया? रमेश ने हाफते हुए पूछा। उसकी आवाज डर और उम्मीद के मिश्रण से भरी थी। अनिल ने सिर हिलाया। पता नहीं, वो अभी भी कहीं है। उसकी नजर हवेली की टूटी दीवारों पर थी, जहां छायाएं नाच रही थी। तभी एक कार की हेडलाइट्स की रोशनी जंगल में चमकी। ये डॉक्टर विश्वास और उनकी वैज्ञानिक टीम थी, जो शहर से वापस लौटे थे। उनके साथ अजीब से यंत्रों से लैस कुछ लोग थे, जिनके चेहरों पर गंभीरता थी। तुम लोग ठीक हो? डॉक्टर विश्वास ने कार से उतरते हुए पूछा। उनकी नजर अनिल की खून से सनी बाह पर पड़ी। क्या हुआ?
हमने मशीन को तोड़ दिया, अनिल ने हाफते हुए कहा। लेकिन वो चीज, वो अभी भी जिंदा है। डॉक्टर विश्वास ने तहखाने की ओर देखा, जहां धुआं अभी भी उठ रहा था। तुमने बहुत बड़ा जोखिम लिया, उन्होंने कहा। चलो, हमें इसे खत्म करना होगा। उनकी टीम ने तुरंत अपने यंत्र निकाले, एक अजीब सा डिवाइस जो नीली रोशनी छोड़ रहा था, और एक बड़ा जाल जो धातु और किसी अनजान सामग्री से बना था। तभी हवेली की छत से एक तेज भिन 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 की आवाज गूंजी। मोहनोचवा फिर से प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें अब मध्यम थी और उसका शरीर कमजोर लग रहा था, जैसे मशीन के नष्ट होने से उसकी ताकत छिन गई हो। लेकिन वो अभी भी खतरनाक था। उसके धातु के पंजे हवा में लहराए और वो अनिल की ओर झपटा। सावधान, डॉक्टर विश्वास चिल्लाए। उनकी टीम ने नीली रोशनी वाला यंत्र चालू किया और एक तेज चमक ने तहखाने को रोशन कर दिया। मोहनोचवा पीछे हटा। उसकी भिन भनाहट अब दर्द भरी चीख में बदल गई। वैज्ञानिकों ने जाल फेंका और मोहनोचवा उसमें फंस गया। वो छटपटाया, उसके पंजे जाल को खरोंच रहे थे, लेकिन वो अब भाग नहीं सका। हमने इसे पकड़ लिया, रमेश चीखा। उसकी आंखों में राहत और डर का मिश्रण था। अनिल ने अपनी बाह पकड़ी, जहां दर्द अब भी हो रहा था। ये खत्म हुआ? उसने डॉक्टर विश्वास से पूछा। डॉक्टर विश्वास का चेहरा गंभीर था। शायद, लेकिन हमें इसे यहां से ले जाना होगा। यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। उन्होंने अपनी टीम को कंटेनर लाने का इशारा किया, जिसमें मोहनोचवा को बंद किया जाना था। लेकिन जैसे ही वे जाल को उठाने लगे, आसमान में एक अजीब सी हलचल हुई। एक तेज लाल और हरी रोशनी चमकी, जैसे कोई यूएफओ आसमान में मंडरा रहा हो। भिन 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 की आवाज फिर गूंजी, लेकिन ये अब हवेली से नहीं, बल्कि आसमान से आ रही थी। ये क्या है? अनिल ने हैरानी से पूछा। डॉक्टर विश्वास ने आसमान की ओर देखा। लगता है ये अकेला नहीं था। उनकी आवाज में डर था। हमें जल्दी करना होगा। मोहनोचवा को कंटेनर में बंद कर दिया गया और डॉक्टर विश्वास की टीम ने उसे शहर की एक गुप्त प्रयोगशाला में ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। अनिल और रमेश भी उनके साथ गए, क्योंकि वे इस रहस्य की तह तक जाना चाहते थे। चंदीपुर गांव में धीरे धीरे शांति लौट रही थी। लोग फिर से अपने घरों से बाहर निकलने लगे और मंदिर की घंटियां फिर से गूंजने लगी। लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल था, मोहनोचवा वास्तव में क्या था? शहर की प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने मोहनोचवा का अध्ययन शुरू किया। उसका शरीर धातु और जैविक पदार्थों का एक अजीब मिश्रण था। उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए गए जो पृथ्वी पर नहीं मिलते। डॉक्टर विश्वास ने अनिल और रमेश को बताया, ये कोई पृथ्वी का प्राणी नहीं है, ये एक एलियन प्रजाति हो सकती है। तो क्या ये यूएफओ से आया था? रमेश ने हैरानी से पूछा। संभव है, डॉक्टर विश्वास ने कहा। हमारी जांच से पता चला कि 1940 के दशक में चंदीपुर के जमींदार ने अंग्रेज वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक गुप्त प्रयोग किया था। उन्होंने एक एलियन जहाज को उतारा था और यह प्राणी उसका हिस्सा था। हवेली की मशीन उस जहाज का एक हिस्सा थी जो इस प्राणी को नियंत्रित करती थी। लेकिन कुछ गलत हो गया और यह प्राणी आजाद हो गया। अनिल ने पूछा, तो वो मशीन क्या थी? वो एक तरह का पावर सोर्स था, डॉक्टर विश्वास ने समझाया। जब तुमने उसे नष्ट किया तो मोहनोचवा की ताकत कम हो गई। लेकिन आसमान में जो रोशनी हमने देखी वो बताती है कि शायद और भी ऐसे प्राणी हैं। प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने हवेली से मिले कुछ टुकड़ों की जांच की। उनमें एक त्रिकोण का चिन्ह था जिसके बीच में एक आंख थी। पंडित जी ने बताया कि यह प्राचीन सभ्यताओं का प्रतीक हो सकता है जो आकाश से आए थे। शायद यह प्राणी किसी और दुनिया से आया था, उन्होंने कहा। लेकिन अब यह हमारी दुनिया में फंस गया है। चंदीपुर में लोग धीरे धीरे अपने डर को भूलने लगे। रामू चाचा ने फिर से अपनी कहानियां शुरू कर दी, लेकिन अब उनकी कहानियों में मोहनोचवा की कहानी भी शामिल थी।
ठाकुर साहब ने गांव वालों को एकजुट किया और मंदिर में एक बड़ा हवन हुआ ताकि गांव को शाप से मुक्त किया जाए। अनिल और रमेश गांव लौट आए। अनिल ने अपनी जेब में वो धातु का टुकड़ा महसूस किया जो उसने बरगद के पास पाया था। उसने उसे सरोज को दिखाया, जो डर गई। इसे फेंक दे अनिल, उसने कहा, लेकिन अनिल ने उसे रख लिया। वो जानता था ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। रात को जब अनिल अपनी छत पर लेटा था, उसने आसमान में एक हल्की सी लाल चमक देखी। भिन 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 की आवाज हल्की सी गूंजी और फिर गायब हो गई। अनिल मुस्कुराया। शायद तुम वापस आओगे, उसने फुसफुसाया, और मैं तैयार रहूंगा। इस तरह चंदीपुर की कहानी खत्म हुई, लेकिन मोहनोचवा का रहस्य अनसुलझा रहा। गांव वालों ने इसे एक किंवदंती बना दिया, लेकिन अनिल और रमेश जानते थे यह सच था। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए ऐसे ही और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आल घंटियां दबाएं। धन्यवाद।